चलिए। तो हेलो एवरीवन। हम आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी से एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन किस टाइप के कंपाउंड्स में ये रिएक्शन होगी? तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो ये रिएक्शन शो करेंगे। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो ये रिएक्शन शो करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा। अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन, तो उनके पास ये ग्रुप कंफर्म होगा। और ये ग्रुप कंफर्म होगा तो प्रोबेबली अगर हमारे पास मान लो ये एल्डिहाइड हुआ तो एक तरफ हाइड्रोजन हो सकता है या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकता है। लेकिन अगर ये कीटोन रहा तो हमारे पास दोनों तरफ क्या होंगे? दोनों तरफ कार्बन होंगे। दोनों तरफ कार्बन होंगे तो हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के, ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा, कार्बोनाइल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन कहलाता है हमारा अल्फा कार्बन। तो कार्बोनाइल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन हमारा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन, इससे जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन या ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन हैं जो ये रिएक्शन देंगे। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये क्लियर होगा कि किस टाइप के एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे। इट मीन हम ये कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे कि ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। चलिए चेक करते हैं कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के पास वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन हमारा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरफ तो कोई कार्बन नहीं है, बट इस तरफ एक अल्फा कार्बन है जिस पर तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये तीनों हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ पे लिया कि H3 डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। और फॉर्मेल्डिहाइड में हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पर, कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर, इनफैक्ट ये हम ये कहें कि कार्बोनाइल कार्बन पर, कार्बोनाइल ग्रुप पर कोई कार्बन ही नहीं है। इट मीन हमारे पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इट मीन ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा यहाँ पर PH3 डबल बॉन्ड OH, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अल्फा कार्बन है कि नहीं। हम कहेंगे कि इधर तो हाइड्रोजन है लेकिन इधर जाने पर एक कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन तो है, लेकिन क्या इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हम कहेंगे कि इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन यहाँ पर कोई अल्फा अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरील। ये होता है आपका क्लोरीन। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। अब आप देखिए जरा यहाँ पर कि यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है हमारे पास। देखो कार्बोनाइल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन उससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है यहाँ पर, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं।
मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया विच इज कीटोन, ये आपका कीटोन है। चेक करते हैं कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। चलिए, कार्बोनाइल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो इन शॉर्ट हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड या ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। अब बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है। एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ करवानी है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन आएगी तब हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे? तो आपको रिएजेंट क्या देखने को मिलेगा इस रिएक्शन में? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको रिएजेंट एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा? तो रिएजेंट आपको क्या देखने को मिलेगा? जनरली आपको यहाँ पर डाइल्यूट बेस देखने को मिलेगा। डाइल्यूट बेस देखने को मिलेगा, या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि डाइल्यूट OH माइनस, डाइल्यूट बेस देखने को मिलेगा। बेस की जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है कि ये आपका डाइल्यूट NaOH हो, ये आपका KOH हो, एंड सम टाइम कीटोन्स के केस में, जनरली कीटोन्स के केस में कभी कभी आपको ये BaOH का होल ट्वाइस भी देखने को मिलेगा, ब्राइटा वाटर बोलते हैं हम। तो ये देखने को मिलेगा आपको। तो डाइल्यूट बेस में ये सारे ऑप्शंस आपको एरो के ऊपर लिखे हुए दिखाई देंगे। या फिर कभी कभी इसकी जगह एक्वस एक्वस Na2CO3 भी देखने को मिलता है, Na2CO3 भी देखने को मिलता है। या फिर हम ये कहें कि एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट भी देखने को मिलता है, पोटेशियम कार्बोनेट। इन पांचों में से कुछ भी एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है। हमें ये समझना है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जिम्मेदार हैं, एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। लेकिन पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी एल्डिहाइड कीटोन हमें गिवन है उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और साथ में एरो के ऊपर इनमें से कोई एक लिखा हुआ हो। वहां पर हम क्या करवाएंगे? एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। करवाएंगे कैसे एल्डोल कंडेंसेशन? होगी कैसे एल्डोल कंडेंसेशन? अब मैं एक लाइन बार बार बोल रहा हूं, एक लाइन बार बार बोल रहा हूं कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन यूज होने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन यूज होने वाला है। तो बेसिकली होगा क्या इस रिएक्शन में कि हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड होगा जो कि हमारा रिएक्टेंट होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। ये एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो कॉमन है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। इसकी रिएक्शन एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? अभी अभी डिस्कस किया है हमने, एरो के ऊपर आपको डाइल्यूट बेस देखने को मिलेगा, डाइल्यूट बेस देखने को मिलेगा आपको। और डाइल्यूट बेस जैसे देखेंगे तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड के जो 2 मोल हम काम में लेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड जो होगा वो हम 2 मोल काम में लेंगे इस रिएक्शन में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों मोल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में डाइमराइज हो जाएंगे। ये 2 मोल आपस में डाइमराइज हो जाएंगे और एक नया कंपाउंड बनेगा जो होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम बोलेंगे, या कीटोन भी हो सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को हम नाम दे रहे हैं एल्डोल। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा जिसे हम एल्डोल बोलते हैं, और अगर इधर कीटोन लिया हमने तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा जिसे हम कीटोल बोल सकते हैं। बट कीटोल बोलने से इस रिएक्शन का नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जिस टाइम पर ये रिएक्शन कराई गई थी उस टाइम पर हम एल्डिहाइड के केस के लिए पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम चेंज नहीं होगा उससे। आप चाहे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाइए विच इज एल्डोल, आप चाहे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाइए विच ऑल्सो इज एल्डोल। तो हम दोनों को ही एल्डोल नाम दे रहे हैं। हालांकि अगर एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोल बोल रहे हैं, कीटोन से बनेगा तो ऑब्वियसली कीटोल बोलेंगे, बट इस रिएक्शन के लिए हम दोनों को एल्डोल नाम ही देंगे। फिर क्या होगा? फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, और जैसे हम इसको हीट करेंगे वही बेस की प्रेजेंस में जैसे हम हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से -H2O होगा। अल्फा कार्बन से तो बीटा कार्बन से OH, अल्फा कार्बन से H निकलेगा, -H2O होगा, और जैसे ही -H2O होगा यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड।
मतलब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, अनसेचुरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि ये रिएक्शन दो पार्ट में हो रही है। पहले पार्ट में क्या हो रहा है, पहले पार्ट में आपका एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था वो डाइमराइज हो रहा है डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करके और एल्डोल बना रहा है। पहले पार्ट में ये हुआ। तो ये जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एल्डोल फॉर्मेशन। इसमें एल्डोल बन रहा है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, यहाँ एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एल्डोल रिएक्शन है। बेसिकली ये एल्डोल फॉर्मेशन या एल्डोल रिएक्शन है। अभी तक ये एल्डोल रिएक्शन है, लेकिन जैसे एल्डोल एल्डोल बना उस एल्डोल को हमने हीट किया, तो एल्डोल हीट होने के बाद में क्या बना देता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है और यहां से एक छोटा मॉलिक्यूल H2O का बाहर निकल जाता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कंडेंसेशन। तो इस नाम की, इस रिएक्शन की इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दिए तो नाम पड़ गया एल्डोल कंडेंसेशन। अगर सिर्फ इतना ही दिया जाए डाइल्यूट बेस तो आपको सिर्फ एल्डोल बनाना है। उसके बाद अगर आपको फर्दर हीट करवाने के लिए बोला जाए तब वहां से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, तब एल्डोल कंडेंसेशन होगा और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। तो इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया कि 2 मोल कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है। कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में डाइमराइज हो जाते हैं दोनों मोल और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोल बोल रहे हैं। फिर उसको फर्दर हीट अगर हम करवाते हैं तो वहां से एक छोटा मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलता है और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसको हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कह रहे हैं। तो इन शॉर्ट अब ये जो दो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं ये कैसे कैसे हो सकते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई। एक अच्छा बच्चा क्या बोलता है, देखो कि सर कार्बोनाइल कंपाउंड 2 मोल लेने हैं। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं दोनों मोल, 2 मोल जो एल्डिहाइड है, 2 मोल एल्डिहाइड जो आपने लिया है वो आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों मोल सेम हो। पहली कंडीशन ये हो सकती है दोनों मोल सेम हो, इसका मतलब ये भी एल्डिहाइड हो ये भी एल्डिहाइड हो और दोनों सेम हो। एक ही एल्डिहाइड के 2 मोल हो, ये केस हो सकता है। दूसरा क्या केस हो सकता है कि 2 मोल आइडेंटिकल, 2 मोल आइडेंटिकल कीटोन हो, कि दोनों मोल कीटोन हो और सेम हो, ये दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो 2 मोल आप ले रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो, वो डिफरेंट डिफरेंट हो एल्डिहाइड के या कीटोन के। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों मोल एल्डिहाइड के हों और सेम हो, आइडेंटिकल हो, या फिर दोनों मोल कीटोन के हों और सेम हो। तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है, दोनों मोल एल्डिहाइड के हों लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हो। मान लो एक एसिटाल्डिहाइड है एक प्रोपेन एल्डिहाइड है, मान लो। या फिर क्या हो सकता है दोनों कीटोन हो लेकिन अलग अलग हो, एक एसीटोन हो एक ब्यूटेनॉन हो। या फिर ये भी हो सकता है एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो। मतलब 3 केस यहां से हमारे सामने बन के आएंगे, दोनों मोल एल्डिहाइड के सेम हो, दोनों मोल कीटोन के सेम हो, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या दोनों एल्डिहाइड लेकिन अलग अलग, या दोनों कीटोन लेकिन अलग अलग। अगर दोनों एल्डिहाइड आइडेंटिकल है या दोनों कीटोन आइडेंटिकल है तो उस केस को हम बोलते हैं, क्योंकि सेम कंपाउंड के बीच में दोनों मोल सेम कंपाउंड के हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर डिफरेंट डिफरेंट है, थर्ड केस जो हमने बात करी, तो उसको हम बोलते हैं यहां पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास 2 टाइप का आ जाएगा, एक तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हम पहले पहले बात कर रहे हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की, हम पहले पहले बात कर रहे हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा इस रिएक्शन में, ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे आप। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों मोल एक ही कंपाउंड के होंगे, या तो एल्डिहाइड के या कीटोन के, वो भी आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। तो मैं यहाँ पर कोई ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज एल्डिहाइड ले रहा हूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, विच इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के हमने कितने मोल लिए, 2 मोल लिए, 2 मोल काम में लिए। क्या बोला था हमने कि सबसे पहले इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, लेकिन कब देगा, जब आपको एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, जब आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा डाइल्यूट बेस। तो यहाँ डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट
या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाइल्यूट बेस, या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको डाइल्यूट OH माइनस, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे हमने देखा कि डाइल्यूट बेस हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमारे माइंड में तुरंत बात क्लिक हुई कि डाइमराइज होंगे दोनों मॉलिक्यूल और एल्डोल बनेगा। तो कैसे डाइमराइज होंगे, अब समझने की कोशिश कीजिए कैसे डाइमराइज होंगे। क्या यहाँ पर हमने 2 मोल काम में लिए हैं? तो ये 2 मोल क्या करते हैं, लिखने का तरीका बदल रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से एक मोल को तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं और दूसरे मॉलिक्यूल का मैं हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहा हूं। क्यों अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहा हूं? इतनी देर से हम एक ही बात बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इट मीन अल्फा हाइड्रोजन काम आता है, इसलिए मैंने एक मॉलिक्यूल का तो अल्फा हाइड्रोजन दिखा दिया और दूसरे मॉलिक्यूल का मैंने कार्बोनाइल ग्रुप दिखा दिया। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हमें करवानी है, इसका मतलब हमारे पास एक तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और एक कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। हम ये कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने दिखा दिया, कार्बोनाइल ग्रुप, और इधर मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाने की तैयारी कर ली। तो एक मॉलिक्यूल को मुझे C डबल बॉन्ड O से मतलब है और दूसरे मॉलिक्यूल का मुझे अल्फा H से मतलब है। क्या होगा देखना यहाँ पर, हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पोलैरिटी इस तरफ होगी, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस H के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इस कार्बन पर आने वाला प्लस रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएगा। आगे हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मैंने इस तरीके से ब्रेक किया है और दूसरे एल्डिहाइड को मैंने कार्बोनाइल ग्रुप से मतलब है मेरे को। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये H जाके इस माइनस वाले पार्ट पर जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला पार्ट प्लस वाले पार्ट पर जाकर जुड़ जाएगा। देखना कैसे होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर मेरे पास CH3, ये C, ये H, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, इसको H मिल गया तो ये OH हो गया, और ये CH2 और ये CHO। C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, तो मैं इसको नाम दे सकता हूं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से बनाया है इसलिए एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटोन से बनता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते थे, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसी को हमने क्या नाम दिया है? एल्डोल। ये आपका एल्डोल फॉर्मेशन हो गया, ये एल्डोल रिएक्शन हो गई। इतना करने पर यहाँ डाइल्यूट बेस लिखा हुआ मिलेगा, इतना करने पर जो रिएक्शन हुई है वो एल्डोल रिएक्शन हुई है, एल्डोल फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर इसको हम फर्दर हीट करते हैं, हीट करते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? बीटा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से यहां से निकलेगा OH और अल्फा कार्बन से निकलेगा एक हाइड्रोजन, माइनस H2O होगा, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बन गया? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, अनसेचुरेशन आ गया, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया ये। इसका एक और नाम कह सकते हैं, कॉमन नेम। कैसे? 4 कार्बन की चेन और अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन की चेन अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? क्रोटोन। क्या बोलते हैं? क्रोटोन। तो ये क्रोटोन है और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, ये क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया। तो हमने इसका कॉमन नेम लिख लिया। IUPAC आप लिख सकते हो, 4 कार्बन की चेन है, एल्डिहाइड के कार्बन को शामिल करेंगे, उसको पेरेंट कार्बन में लेते हुए 4 कार्बन की चेन बनेगी और 2 नंबर पे इन लगा हुआ है, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूट 2 इन एल, ब्यूट 2 इन एल। इस तरीके से इसका IUPAC नाम बन जाएगा, हम उसमें अभी नहीं जा रहे। लेकिन क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, कैसे ये हुआ, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है। मैं यहाँ पर मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूँ। क्या होगा मैकेनिज्म इसका? इधर देखिए, मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा आपका बेस, जो आपका डाइल्यूट बेस था, ये ब्रेक होगा। ब्रेक होकर क्या बनाएगा? एक सॉल्यूशन में है, पानी मिला हुआ है इसमें, डाइल्यूटेड है, तो ये क्या बनाएगा? इजीली Na+OH- बनाएगा इस तरीके से। फिर हमने 2 मोल एल्डिहाइड लिया है, तो पहले हम 1 मोल का
1 मोल को ले रहे हैं यहाँ पर। तो 1 मोल एल्डिहाइड इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ उसको कि ये H, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये H। अल्फा H को मैंने अलग से दिखाया है क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। जैसे ही इस पर बेस अटैक करेगा, ये आपका बेस OH माइनस इस पर अटैक करेगा। देखो हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, तो ये OH माइनस उस एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश में है जो इजीली रिमूव हो सकता है इस वाले हाइड्रोजन की तलाश में, और यहां से इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्या बना देगा, -H2O। -H2O के बाद में क्या बचेगा आपके पास, H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2 माइनस बच गया। ये हमारा बन गया कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन इसी को बोलते हैं कार्ब एनाइन। अच्छा, ये माइनस के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या ये माइनस स्टेबल है? देखो माइनस रेजोनेंस कर सकता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये कार्ब एनाइन स्टेबल कार्ब एनाइन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये स्टेबल है। इसी को हम बोलते हैं इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसके बाद जो एनाइन बचेगा वही हमारा क्या होगा, इनोलेट आयन होगा, लेकिन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। एक अच्छा बच्चा क्या बोलता है, देखो एक अच्छा बच्चा क्या बोलता है कि सर हम जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो यहां आपने OH माइनस एज अ बेस ट्रीट किया, आप इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल भी तो काम में ले सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम में ले सकते हो। तो अगर मैं इस OH माइनस को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करता हूं तब क्या होगा, अगर मैं इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करूंगा तो देखना क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और ये OH माइनस इस कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बनेगा देखना जरा, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा O माइनस, और ये आपका CH3 बन जाएगा, और ये आपका OH यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ये कंपाउंड, ये जो आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं है। कैसे स्टेबल नहीं है, मान लो अगर मैं वापस SNAE करवाना चाहूं, मान लो ये आपका माइनस चार्ज वापस इधर आए, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लिविंग ग्रुप नहीं है जो निकल सके और इसको स्टेबल कर सके, आपको मजबूरन वापस OH माइनस ही निकालना पड़ेगा, वापस यही यही रिएक्टेंट बन जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, इसको बनाने का कोई सेंस है नहीं। तो इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करने का आपके पास कोई सेंस नहीं है, ये एज अ बेस ट्रीट करेगा और एसिड बेस रिएक्शन होगी। हम जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है, तो हम एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे। हमारे पास एक कार्ब एनाइन बन चुका है जो हमारा इंटरमीडिएट भी है, जो हमारा इंटरमीडिएट भी है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसको हम इनोलेट आयन बोल रहे हैं, ये हमारा कार्ब एनाइन है, इंटरमीडिएट है। अब ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन के तैयार हो गया। एक अच्छा बच्चा फिर से आया, क्या बोलता है कि सर ये तो रेजोनेंस में है, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बताइए जरा आप। O के ऊपर माइनस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ये इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये जो आपके पास कार्ब एनाइन आया है विच इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, ये आपके पास इस दो फॉर्म में मिलेगा। अब आपको ये समझना है कि आगे रिएक्शन कौन करेगा, आगे रिएक्शन ये वाला कार्ब एनाइन करेगा या ये वाला एनाइन करेगा, कौन करेगा। हम जानते हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं कि C माइनस और O माइनस में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? हम जानते हैं कि एक पीरियड में जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, तो सबसे ज्यादा इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, कार्बन माइनस की, कार्ब एनाइन की ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसलिए रिएक्शन प्रोसेस ये करेगा, ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा और एल्डिहाइड के दूसरे मोल पर अटैक करेगा, दूसरे मोल पर अटैक करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये जो दूसरा मोल था एल्डिहाइड का, वो कुछ इस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसको, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H, इस तरीके से इसके ऊपर आपका अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल जो अभी अभी आपने बनाया है विच इज इंटरमीडिएट CH2 माइनस, और ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका H, ये अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
कैसे अटैक करेगा? ये बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मैं बना के दिखा देता हूँ। CH3 ये आपके पास है यहाँ पर, ये आपके पास है यहाँ पर CH और ये O- और ये पूरा का पूरा CH2 इधर लग जाएगा, पूरा का पूरा CH2 C डबल बॉन्ड OH इधर लग जाएगा। फिर क्या होगा इसके बाद में? ये एक टाइप का एल्कोक्साइड बन गया, ये एक टाइप का एल्कोक्साइड बन गया। इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप, अगली बात, यही रिएक्शन आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। काफी सारे टीचर जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, इस कार्बेनाइन का बनना, इस इंटरमीडिएट का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे, हम ये समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। देखिए आप समझ सकते हो कि हमारे पास 2 मोल एल्डिहाइड था, जिसमें से हमने एसिड बेस रिएक्शन करवाई, उसके एसिडिक H को निकाला हमने और उससे कार्बेनाइन बनाया। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन घट चुकी है? क्योंकि आधा कंसंट्रेशन एनाइन बना चुका है, कार्ब एनाइन बना चुका है, इंटरमीडिएट बना चुका है, तो अब उसकी कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। और अगर कंसंट्रेशन कम हो चुकी है तो हम केमिकल काइनेटिक में पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो क्या इस रिएक्शन में आधे मॉल या आधे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? कार्ब एनाइन में, जिससे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन स्लो चलेगी। ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है और सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, इसीलिए ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देन क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर डाइल्यूट बेस हमने लिया है, इसलिए हमारे पास खूब सारे H2O के मॉलिक्यूल हैं। O क्या करेगा? यहाँ से H+ निकालेगा, H+ निकालेगा और क्या बना देगा यहाँ पर? CH3 CH, ये आपका OH और ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो एल्डिहाइड या ये जो प्रोडक्ट बना है, इसमें ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, ये कार्बन आपका बीटा कार्बन है, यही है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। ये बन गया आपका एल्डोल, ये एल्डोल बन गया। और ये जो एल्डोल होता है वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर, अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये आपका CH है, ये आपका O है, ये H है, ये आपका CH2 है और ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और 6 मेंबर्ड किलेशन होगा। 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी विच इज स्टेबल। तो ये जो एल्डोल होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एल्डोल स्टेबल हैं ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये एल्डोल आपका स्टेबल होता है। तो अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, तो देखना क्या होगा। अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं इसको, या फिर मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? देखो हमने OH- बेस की प्रेजेंस ली और इसको हीट करना स्टार्ट किया। क्या होगा? यहाँ से OH- बेस है, उसको तलाश होती है हाइड्रोजन की, ऐसे हाइड्रोजन की जो एसिडिक हाइड्रोजन है। इन सारे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा? ये वाला हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके निकलने के बाद में जो एनाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहाँ से -H2O होगा, यहाँ से -H2O होगा और क्या बनेगा देख सकते हैं आप? CH3, ये CH, ये आपका OH और ये CH- और इधर C डबल बॉन्ड O और ये H, ये कार्ब एनाइन बन गया। और कार्ब एनाइन बन गया। अब यहाँ से ये रेजोनेंस करके, इधर समझ सकते हैं आप, यहाँ से ये रेजोनेंस करके क्या बना देगा? यहाँ से ये रेजोनेंस करके क्या बना देगा? इधर देखिए आप,
तो यहां से ये वाला माइनस, चलिए इधर देखिए, यहां से क्या होगा, ये वाला माइनस इधर जाएगा और ये OH माइनस यहां से निकल जाएगा, OH माइनस यहां से निकल जाएगा। तो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H2O माइनस H2O होगा और क्या बन जाएगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बनेगा। इस तरीके से हमारे पास जो बना है वो क्रोटोन एल्डिहाइड बना है, क्रोटोन एल्डिहाइड बना है। ये हमारे पास बन गया क्रोटोन एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड हमारे पास बन गया। अच्छा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो इस मैकेनिज्म को देखकर तो एक दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बातें समझ में आनी चाहिए? एक बच्चा आया बोलता है कि सर दो चीजें हैं इस रिएक्शन में, एक तो एल्डोल बन रहा है और दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब उसमें से माइनस H2 हो रहा है। तो दो स्टेप में हो रही है बेसिकली ये रिएक्शन। पहली स्टेप में क्या हो रहा है देखना, पहली स्टेप में क्या हो रहा है, ये आपका CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है। दूसरा मॉलिक्यूल ये आपका HCH2CHO। अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूट बेस लेता हूँ, तो क्या हो रहा है देखना आप, ये आपका प्लस बना रहा है, ये आपका माइनस बना रहा है, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये माइनस ये प्लस, और आप सबको जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, CH3CH, ये आपका OH और ये CH2 और ये CH, ये बन गया आपका एल्डोल। तो अगर मुझे सिर्फ डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस दे रखी है, वहां पर हीट नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ एल्डोल बनाना है इस रिएक्शन में, और यहां तक रिएक्शन होगी, सिर्फ एल्डोल फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन। तो आपको सिर्फ एल्डोल रिएक्शन करवानी है। लेकिन अगर हीट भी लिखा हुआ है, लेकिन साथ में हीट भी लिखा हुआ है, तो एक अच्छा बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, देखो एक अच्छा बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि सर आपने क्या किया, आपने पहले इस एक मॉलिक्यूल से H निकाला, H निकाल के इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करवाया, ये वाला H आप नोटिस करिए इस H को, ये वाला H, ये वाला कार्बन, ठीक है, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। फिर आपने क्या किया, इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसेस करवाया और यहां पर इवन सीबी मैकेनिज्म से आपने क्या किया, H2O माइनस किया और एक बार फिर से यहां से हाइड्रोजन निकाला। इसका मतलब आप एक ही एल्डिहाइड से एक बार हाइड्रोजन तब निकाल रहे हो जब कार्बोनाइन बना रहे हो इंटरमीडिएट, और अगली बार उसी कार्बन से हाइड्रोजन तब निकाल रहे हो जब एल्डोल का कंडेंसेशन कर रहे हो। मतलब आप एक मॉलिक्यूल से दो बार हाइड्रोजन निकाल रहे हो, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल से आप क्या निकाल रहे हो, दूसरे मॉलिक्यूल से आप सिर्फ O निकाल रहे हो, O। आप बोलोगे सर ये H भी तो निकला है, लेकिन ये H इंटरेस्टिंगली ये H किसका है, इसी का तो था, इसी का तो H मिला था इसको, इसी का तो H मिला था इसको। तो हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल से तो दो अल्फा H निकले हैं और दूसरे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकला है। तो एक अच्छा बच्चा ट्रिक से कैसे आंसर बना सकता है कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मेरे पास दोनों काम एक साथ करने हैं, मुझे डाइल्यूट बेस भी मुझे लेना है और साथ में मुझे हीट भी करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा देखना, एक मॉलिक्यूल का तो मैं क्या दिखाऊंगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाऊंगा, और दूसरे मॉलिक्यूल का मैं क्या दिखाऊंगा, दूसरे मॉलिक्यूल का मैं क्या दिखाऊंगा, दूसरे मॉलिक्यूल का मैं अल्फा हाइड्रोजन दिखाऊंगा, दूसरे मॉलिक्यूल का मैं अल्फा हाइड्रोजन दिखाऊंगा। लेकिन कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाऊंगा, दो अल्फा हाइड्रोजन दिखाऊंगा। और यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं माइनस H2O कर दूंगा, यहां से मैं माइनस H2O कर दूंगा एक साथ, और डायरेक्ट मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्ट मुझे एल्डोल कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मेरा मिलेगा। ये देखिए आप, प्रोटोन एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सिर्फ डाइल्यूट बेस दिखा हुआ है, लिखा हुआ मिलता है, तो मैं सिर्फ एल्डोल फॉर्मेशन करूंगा, एल्डोल बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे साथ में हीट भी लिखा हुआ है, तो मैं एक साथ एक मॉलिक्यूल के दोनों अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन माइनस H2O करूंगा और डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगाऊंगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब हम इस मैकेनिज्म से कुछ बातें निकालने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बातें हम समझ पा रहे हैं इससे। पहली बात हमको क्या समझ में आई, पहली बात हमको समझ में आई है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्ब एनाइन होता है। जो हमारे पास इनोलेट बना था वो होता है। दूसरी बात क्या समझ में आई,
आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था? जब आपने इनोलेट बना लिया, जिसको आप एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या अटैक ऑफ अटैक ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि आपका कौन है न्यूक्लियोफाइल? इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन आपका न्यूक्लियोफाइल है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज आरडीएस, इज द आरडीएस। वो आपका आरडीएस है, वो आपका आरडीएस है, वो आपका आरडीएस है। तीसरी बात आपको क्या समझ में आई इस रिएक्शन में? तीसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या? इस रिएक्शन में इधर देखिए आप, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक एक एल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल का तो हम अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और दूसरे मॉलिक्यूल का हम सी डबल बॉन्ड ओ से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि हमें अल्फा हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल पे चाहिए। दूसरे पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब भी काम चलेगा, दूसरे पर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक से तो हम अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और दूसरे से हम डबल बॉन्ड ओ निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक मॉलिक्यूल के पास अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड है हमारे पास, जो हमने तीसरे केस की बात करी थी, तो अगर एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब भी एल्डोल कंडेंसेशन होगी। लेकिन वो जो एल्डोल कंडेंसेशन होगी उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। तो यहाँ से और क्या समझ में आया हमें? अगर हम एक दो एग्जाम्पल करने की कोशिश करें, एक दो एग्जाम्पल करने की कोशिश करें, यहाँ पर देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड O और ये हमारा CH3, इसके दो मॉलिक्यूल है हमारे पास। अगर हमें सिर्फ डाइल्यूट बेस लेना है, अगर हमें सिर्फ डाइल्यूट बेस दिया हुआ है, तो हम एक ही बार रिएक्शन करवाएंगे, हम सिर्फ एल्डोल बनाएंगे। और एल्डोल बनाएंगे कैसे? एक का तो लेंगे हम अल्फा H और दूसरे का लेंगे हम सी डबल बॉन्ड O। तो क्या मेरा लिखने का तरीका समझ में आया आपको? ये सी डबल बॉन्ड O और ये CH3, और दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे लिखूंगा मैं? H और ये CH2 और ये सी डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो एक का तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, मैंने दिखा दिया। एक का तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, मैंने दिखा दिया। और एक का मुझे सी डबल बॉन्ड O चाहिए था, मैंने दिखा दिया। क्या होगा यहाँ से? यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये इनोलेट है, स्टेबल है, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो देखना क्या बनेगा यहाँ से मेरे पास। यहाँ जब मैं डाइल्यूट बेस लूंगा, यहाँ जब मैं डाइल्यूट बेस लूंगा तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, ये आपका C, ये OH, ये CH3, और ये यहाँ पर बन गया हमारा CH2 सी डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O का पड़ोसी कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, कार्बन अल्फा कार्बन। ये बीटा कार्बन है, बीटा पर हाइड्रोक्सी है, तो हम बोल सकते हैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये। स्टिल हम इसको क्या बोल रहे हैं? एल्डोल बोल रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए आप कीटोल भी बोल सकते हो, बट इस रिएक्शन के लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एल्डोल बोल रहे हैं। ये हमारा एल्डोल फॉर्मेशन हो गया। अब अगर इसको आप फर्दर हीट करते हो, अब अगर आप इसको फर्दर हीट करते हो, अगर आप इसको फर्दर हीट करते हो, तो देखो क्या होगा? OH माइनस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, और वो OH निकाल के -H2 हो जाएगा। इवन सीबी मैकेनिज्म होगी, कॉन्जुगेट बेस बना के OH माइनस निकाल रहे हैं, इवन सीबी मैकेनिज्म होगी, -H2 होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, और -H2 होके क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, CH3, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका नाम है, कोई बताएगा क्या नाम होगा इसका? इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। ये आपका है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो मेसिटाइल ऑक्साइड कब बनेगा? जब हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे कीटोन का, एसीटोन का सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, तो वहां हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल जो बनेगा वो क्या बनेगा? मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा। ये हमारा मेसिटाइल ऑक्साइड बन गया। आप इस तरीके से किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसा कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, ये कोई रिएक्टेंट है, इसके दो मॉलिक्यूल है हमारे पास। लिखने का तरीका समझिए आप। अगर आपको डाइल्यूट बेस दे रखा है और साथ में हीट भी दे रखी है, साथ में हीट भी दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? एक का तो आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाओगे, यही तरीका हम अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक के आप अल्फा हाइड्रोजन दिखाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा इसका? ये पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, इसके हाइड्रोजन अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाले हाइड्रोजन इधर देखिए आप, ये वाले हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले जो हाइड्रोजन होंगे, ये वाले हाइड्रोजन, ये हैं आपके
अल्फा हाइड्रोजन, या इसके पड़ोसी मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसको इधर हम इसको थोड़ा तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके लिख रहा हूँ, ऐसे करके फोल्ड करके लिख रहा हूँ। ये आपके अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो पड़ोसी कार्बन, एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आपने डाइल्यूट बेस ले रखा है, साथ में हीट भी कर रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -H2O होगा, -H2O होगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए ज़रा। सेम प्रोडक्ट मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन गया। ये सिंपल एल्डोल के एग्जाम्पल हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो हमने अब तक करे हैं, ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल करे हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के। तो अच्छा, एक और बात, कीटोन के केस में जनरली आपको यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस लिखा हुआ मिलता है। ऐसा क्यों कहते हैं? ये कहते हैं कि कीटोन के केस में, इन केस ऑफ कीटोन, कीटोन के केस में ये जो रिएक्शन होती है, कीटोन के केस में ये जो रिएक्शन होती है, इसमें प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं होता, प्रोडक्ट इज नॉट फेवरेबल। और रिएक्शन जो होती हैं वो रिवर्सिबल होने लग जाती हैं, हाईली रिवर्सिबल होती हैं। रिएक्शन जो होती हैं वो हाईली रिवर्सिबल होती है। और इस रिएक्शन में हम क्या काम में लेते हैं, जनरली BaOH का होल ट्वाइस काम में लेते हैं। तो कीटोन के केस में जनरली आपको क्या मिलेगा, BaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन जो होगी उस वो करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में प्रोडक्ट फॉर्मेशन इजीली होता है, या रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन प्रोडक्ट की तरफ होती है, और कीटोन के केस में वो उतनी टेंडेंसी नहीं रखता या उतना प्रोडक्ट नहीं बना सकता। हम एक एग्जांपल करेंगे यहाँ पर क्रॉस का, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड कीटोन होंगे, कंडेंसेशन अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड कीटोन होंगे। तो मान लो मेरे पास एक है ये वाला, एक है मेरे पास कीटोन, और दूसरा है मेरे पास एल्डिहाइड। अब मजेदार बात, आप इंटरेस्टिंग बात समझना क्या होगा। ये आपका डाइल्यूट बेस है हमारे पास, और आपने यहाँ पर हीट करना है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब देखो, अगर मैं, हमारे पास दो केस है, हमें क्रॉस वाला देखो। अगर जब आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हो, वहां पर एक पॉसिबिलिटी सिंपल की भी होती है। देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये खुद के साथ सिंपल भी तो कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट तो सिंपल वाला इसका बनाएगा, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, ये इसी के साथ रिएक्शन कर ले, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिमिलरली इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये खुद ही के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ले, तो ये भी सिंपल वाला बनाएगा। तो दो तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बन जाएंगे, एसीटोन का एसीटोन के साथ, एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड के साथ, दो सिंपल प्रोडक्ट तो ये बन जाएंगे। लेकिन हमें बात क्रॉस की करनी है, क्योंकि सिंपल हम पढ़ चुके हैं, तो हमें बात क्रॉस की करनी है। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक अच्छा बच्चा क्या बोलेगा कि सर एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका ले लो, एक बार अल्फा हाइड्रोजन इधर से ले लो, अल्फा हाइड्रोजन इधर से ले लो, और C डबल बॉन्ड O इसका काम में ले लो। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि सर एक बार C डबल बॉन्ड O इसका काम में ले लो, और अल्फा हाइड्रोजन इसका काम में ले लो। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, इसका C डबल बॉन्ड O, इसका अल्फा H, या फिर इसका C डबल बॉन्ड O, इसका अल्फा H। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी कितने बन जाएंगे हमारे पास, दो बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे, जब आप इसका C डबल बॉन्ड O काम में लोगे तो क्या बनेगा, इधर देखिए, जब आप इसका C डबल बॉन्ड O काम में लेंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका अल्फा H, दोनों अल्फा H काम में लेते हैं हम एक साथ, तो ये आपका अल्फा H, ये आपका अल्फा H क्या होगा देखना, डाइल्यूट बेस आपने लिया है, साथ में आप हीट भी कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -H2O, यहाँ से हो जाएगा -H2O, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए जरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और सॉरी, और ये CH और ये CH, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी, ये तो कब किया, जब हमने इसका C डबल बॉन्ड O, इसका अल्फा H लिया। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा हम क्या कर सकते हैं, हम उल्टा ये कर सकते हैं कि एल्डिहाइड का तो ले लो C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का तो ले लो आप C डबल बॉन्ड O, देखो इधर एल्डिहाइड का तो ले लो आप C डबल बॉन्ड O, और एसीटोन के ले लो आप 2H, एसीटोन के ले लो आप 2H, एसीटोन के ले लो आप 2H, अल्फा H, ये देखिए। और यहाँ भी रिएक्शन करवा सकते हैं हम, डाइल्यूट बेस हीट करेंगे, क्या होगा, -H2O होगा, ये देखिए आप
-H2O होगा और आप इसको जोड़ दीजिए जैसा का जैसा, कॉपी पेस्ट कर दीजिए तो CH3C और ये H, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। लेकिन दोनों में से, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कैसे कौन बनेगा? इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने दो पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे, एक बार एसिटाल्डिहाइड का अल्फा H लिया, उसको कार्बेनाइन बनाया, और एक बार एसीटोन का अल्फा H लिया, उसको कार्बेनाइन बनाया। तो अगर मैं ये समझूं कि सर इनोलेट जो बना रहा है, इनोलेट कौन बनाएगा? एक बार तो एल्डिहाइड बनाएगा, एक बार कीटोन बनाएगा, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास। जब एल्डिहाइड का इनोलेट बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? ऐसा। और जब कीटोन का इनोलेट बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? वो ऐसा, वो ऐसा बनेगा। ये दोनों ही लगभग लगभग इक्वली स्टेबल हैं, आप समझ सकते हैं। ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में, ये दोनों ही इक्वली स्टेबल हैं। और जब ये इक्वली स्टेबल हैं तो इनोलेट तो चाहे आप इसका बनाओ इसका बनाओ, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे का हम क्या कर रहे हैं? दूसरे का हम C डबल बॉन्ड O ले रहे हैं, जिसपे कार्बन पर, इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन पर हम अटैक करवा रहे हैं इस इनोलेट का। तो बताओ कहाँ अटैक इजीली होगा? जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। कार्बोनाइल कंपाउंड का वो कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उस पर ये जल्दी अटैक करेंगी। तो चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कीटोन वाले की ज्यादा है या फिर एल्डिहाइड वाले की ज्यादा है? कैसे चेक करेंगे हम? इधर देखिए कैसे चेक करेंगे। ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका H, और इधर कीटोन में क्या होगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखिए ये बॉन्ड जब मूव होगा, ये बॉन्ड जब इधर पोलैरिटी दिखाएगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इधर देखिए अब कौन सा पार्शियली पॉजिटिव ज्यादा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है? देखो यहाँ पर एक प्लस आई लगा हुआ है और यहाँ पर दो दो प्लस आई लगे हुए हैं। और जब दो दो प्लस आई लगे हुए हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं दो दो तरफ से, और जब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसकी भूख तो इन्होंने वैसे ही खत्म कर दी। इसके ऊपर प्लस कम हो जाएगा, इसका प्लस डिक्रीज हो जाएगा। ज्यादा प्लस किसके पास रहेगा? इसके पास, क्योंकि इसको एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है। और ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको तो हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे, और कीटोन वाले को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल या एज अ इनोलेट आयन की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब इनोलेट, आपने इसको तो इनोलेट बनाया और इसको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट किया, तब कौन सा प्रोडक्ट बना? ये प्रोडक्ट कब बना था? जब आपने इसका C डबल बॉन्ड O काम में लिया, इसका अल्फा H काम में लिया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसमें एसीटोन से अल्फा H निकल रहा है, उसका इनोलेट बना रहे हैं, और एल्डिहाइड का आप C डबल बॉन्ड O काम में ले रहे हैं और उसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस, कौन से वाले का इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और किस वाले को एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करना है। एल्डिहाइड हमेशा ही, एल्डिहाइड हमेशा ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कीटोन और एल्डिहाइड में अगर मुकाबला होता है तो एल्डिहाइड हमेशा ही क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और कीटोन से हमेशा ही हम एज ए न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट बनाकर उसको ट्रीट करेंगे। दूसरी रिएक्शन हम यहाँ पर, अच्छा एक अच्छा बच्चा क्या बोलता है कि सर आप बार बार एक काम कर रहे हो, आप एक का तो अल्फा एच काम में ले रहे हो, दूसरे के अल्फा एच से आपको मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट टोटल बने हैं, 2 सिंपल के बने हैं, 2 क्रॉस के बने हैं। लेकिन हम अगला केस वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक एल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है। आप बताइए कि यहाँ पर कितने कितने एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनेंगे, या कितने एल्डोल बनेंगे, कितने एल्डोल बनेंगे? अब एक अच्छा बच्चा क्या बोलता है कि सर इसके पास तो अल्फा एच है ही नहीं। तो अगर इसके पास अल्फा एच नहीं है तो ये खुद के साथ सिंपल एल्डोल करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा एच है ही नहीं। अगर मुझे सिंपल एल्डोल करवाना है तो इसका अल्फा एच काम में लेना पड़ेगा, और इसी को इलेक्ट्रोफाइल काम में लेना पड़ेगा। तो इसके पास तो अल्फा एच है ही नहीं, मतलब ये खुद के साथ तो कोई एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। लेकिन इसके पास अल्फा एच है तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट बना सकता है, एक सिंपल एल्डोल का प्रोडक्ट बना सकता है ये। दूसरा केस क्या है? क्रॉस की बात करते हैं। सर इसके पास तो अल्फा एच है ही नहीं, तो इसका अल्फा एच, इसका C डबल बॉन्ड O, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी है सर, इसका C डबल बॉन्ड O काम में लो और इसका अल्फा एच काम में लो। मतलब क्रॉस के भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक प्रोडक्ट बनेगा। क्रॉस के भी एक प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे? टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक क्रॉस वाला बनेगा और एक
सिंपल वाला बनेगा। सिंपल कौन करेगा? जिसके पास अल्फा एच है। क्रॉस में क्या होगा? जिसके पास अल्फा एच है उससे अल्फा एच निकालेंगे और जिसके पास नहीं है उसका सी डबल बॉन्ड ओ काम में लेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब एक और केस बनता है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर, मान लो मेरे पास, देखो पहले हम एसीटोन काम में ले रहे थे। पहले हम क्या काम में ले रहे थे? हम एसीटोन काम में ले रहे थे। एसीटोन में हमारे पास दोनों तरफ अल्फा कार्बन थे, अल्फा हाइड्रोजन थे, और 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे। तो हम कोई सा भी अल्फा एच निकालकर इनोलेट बना रहे थे। लेकिन इस केस में क्या होगा? हमारे पास 2 अल्फा एच है। ये वाला अल्फा एच, अल्फा कार्बन, और ये वाला अल्फा एच। हमारे पास 2 टाइप के अल्फा एच है। ये आपका 1 डिग्री अल्फा एच है, ये आपका 2 डिग्री अल्फा एच। ऐसे केस में प्रोडक्ट तो सारे बनेंगे, पॉसिबिलिटी सारी होगी। यहां से अल्फा एच निकलेगा, ये इनोलेट बनाएगा, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। यहां से अल्फा एच निकलेगा, ये इनोलेट बनेगा, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में डाइल्यूट बेस लेने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने एल्डोल बनेंगे? तो हम कहेंगे, देखो सोच के देखो क्या क्या बनेंगे। ये इसी के साथ सिंपल करे एक प्रोडक्ट, सिंपल वाला। ये इसी के साथ सिंपल करे, क्योंकि इसके पास अल्फा एच है, ये सिंपल कर सकता है। तो ये इसी के साथ सिंपल करे, ये इसी के साथ सिंपल करे। लेकिन उसके भी 2 तरीके सुनना। इधर वाला अल्फा एच काम में ले हम, इसका सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर वाला है अल्फा एच, इसका सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर वाला अल्फा एच। तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे सिंपल के बन जाएंगे 2 प्रोडक्ट। अगली पॉसिबिलिटी सुनो, अगली अगली पॉसिबिलिटी सुनो। तो इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, वो भी सिंपल वाले 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सर जब इधर से अल्फा एच निकालेंगे, जब हम इधर से अल्फा एच निकालेंगे तो हमारे पास ऐसा इनोलेट बनेगा। अगर हम इधर से अल्फा एच निकालेंगे तो हमारे पास ऐसा इनोलेट बनेगा, और जब इससे अल्फा एच निकालेंगे तो हमारे पास ऐसा इनोलेट बनेगा, हमारे पास ऐसा इनोलेट बनेगा। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट वो वाला इनोलेट बनाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा इनोलेट ज्यादा स्टेबल है? देखो ये माइनस है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैं चाहूं तो बना भी सकता हूं। कैसे बनेगा? यहां से अल्फा एच और इसका सी डबल बॉन्ड ओ। तो देखो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां से एक एच निकलेगा, तो क्या हो जाएगा देखना, ये सी डबल बॉन्ड ओ जैसा का जैसा, ये सी, ये ओ, एक एच यहां से निकल के इसको मिलेगा तो ये एच, और ये CH2CH3। और इस कार्बन पर क्या लगेगा? ये इनोलेट लगेगा पूरा का पूरा, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, और ये CH3। इस तरीके से तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं एक बार अल्फा एच यहाँ से निकालूं और सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ से निकालूं। ये तो किस तरीके से बनेगा दूसरा प्रोडक्ट? ये आपका CH3, ये C, ये O, एक एच यहाँ को मिल गया इसको, और ये CH2CH3, और ये कहाँ से जुड़ेगा? इस पॉइंट से जुड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ये आपका CH, और ये CH3, और ये C डबल बॉन्ड O, और एक CH3। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जब ये इस वाले इनोलेट से अटैक करेगा, इस वाले इनोलेट से अटैक करेगा, मतलब ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि ऐसे केस में जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। हम इधर वाले अल्फा हाइड्रोजन से भी प्रोडक्ट इनोलेट बना के कर सकते हैं और इधर वाले से भी कर सकते हैं। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कोई एक ही बनेगा, और कौन सा बनेगा? जो इनोलेट ज्यादा स्टेबल होगा। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक लास्ट केस इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा इसमें? मान लो मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर है, इधर देखिए, मान लो मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर है, CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH2, और ये C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके का मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पर डाइल्यूट बेस ले रहा हूँ, और इसको हीट कर रहा हूँ। देखना क्या कहेंगे हम,
इधर हमारे पास कीटोन वाला कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर हमारे पास एल्डिहाइड वाला कार्बोनाइल ग्रुप है। अब आपको एक केस पता है क्या, कि इधर से अल्फा हाइड्रोजन इधर से सी डबल बॉन्ड हो, या इधर से अल्फा हाइड्रोजन इधर से सी डबल बॉन्ड हो। हमने बोला था मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जब आप इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करो और आप इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करो। अब इसमें हमारे पास इधर की साइड पर हमारे पास दो टाइप के अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन क्या बोला था हमने कि 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन मेजर प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि वो स्टेबल इनोलेट बनाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से 2H और यहाँ से ऑक्सीजन। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये चेन कुछ इस तरीके की बनेगी, ये यहाँ से 2H निकलेंगे तो ये CH, या फिर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये आपका कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर देखिए, ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका CH2, फिर ये आपका CH2, फिर ये आपका CH2, और ये आपका कार्बन जिससे ऑक्सीजन निकल चुका है, जिससे ऑक्सीजन निकल चुका है। तो इस तरीके की आपके पास एक चेन बनेगी, इस तरीके की, और ऐसा एक प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ऐसा एक प्रोडक्ट बनेगा, इधर देखो, ऐसा एक प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास 3 केस बने, एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का जिसमें सेम एल्डिहाइड कीटोन आपस में रिएक्शन करते हैं, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन रिएक्शन करता है, और एक लास्ट केस था इंट्रामोलिकुलर जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कीटोनिक ग्रुप होंगे या दो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे। हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसको ट्रीट, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा और कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ारो। तब तक के लिए बाय बाय।